ये बताओ कि सबसे पहले ये किस किस के मन में सवाल आता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं। किस किस के मन में ये सवाल आता है कि हर पेपर से पहले यही नहीं समझ आता कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हम एक्चुअली। शिवानी, योगित, गीतू, तो क्या अनुमान लगाते हो आप लोग कैसे कि कितने करने चाहिए अटेम्प्ट हमें, या कितने करके आते हो आज से पहले? 100 क्वेश्चन है अगर, तो उसमें से कितने करके आए कंपैरेटिवली, या फिर 125 है तो कितने करके आए? ऑफ कोर्स मैं उन्हीं पेपर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। सर मैंने तो अभी तक एक बार भी कोई एग्जाम ही नहीं दिया। अच्छा चलो, कोई एग्जाम ही नहीं दिया तो इनको तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और कोई? हाँ जी, योगित, 125 जो क्वेश्चन होते हैं आप कितने अटेम्प्ट करके आते हो उनमें से? मैंने तो सारे कर दिए थे। सारे कर दिए थे, ठीक है। हाँ जी गीतू। सर मैंने हरियाणा टाइम में तो बहुत ही कम किए थे, क्योंकि यही सुना था कि कम से कम करने हैं टाइम नेगेटिव और में। कम से कम का मतलब? काफी कम करे थे मैंने। मतलब एक नंबर तो होगा, 80, सौ 90, 100। 100 या 90 के नियर अबाउट, 90 और 100 के बीच बीच में किए थे। तो मतलब अगर हम 90 की बात करें, 90, 90, ठीक है, 9 4 जा कितना होता है? 36। और इस बारी कट ऑफ कितनी गई थी? बहुत ज्यादा गई थी, 350 तक 356। प्लस गई थी। 356। 393। पंजाब की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। पंजाब की, मैं ओके। हरियाणा की बात कर रही हूँ। Okay। आप अभी पंजाब की बात नहीं कर रहे थे कि आपने 90 अटेम्प्ट करे हैं? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा की बात कर रही थी मैं। चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं। 356 गई थी फर्स्ट गो में, ठीक है, और उसके बाद 351.2 चली गई थी एक जब रिट में खत्म हो गया था। तो मतलब अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो अभी तो मैं ये चीज देख भी नहीं रहा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कौन हो, कुछ भी नहीं। अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और आप मेरे को वापस आके बोलते हो कि सर मैंने 90 अटेम्प्ट करे हैं, आपका पेपर नहीं निकलेगा, मैं उसी टाइम लिख के देने को तैयार हूं कि आपका पेपर नहीं क्लियर होगा। क्योंकि 90 इंटू 4, यानी कि अगर हम सारे क्वेश्चन मान के चले कि आपके सारे के सारे ही ठीक होते हैं, तब जाके 360 स्कोर बनता है, और सारे के सारे कभी भी ठीक नहीं होते, कभी भी ठीक नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ये जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, ये आपके सभी जुडिशरी के पेपर पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली पे ये वाली टेक्निक मत अपनाना, फेल हो जाओगे। बाकी कोई पेपर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या ये हरियाणा का एडीए हो, कितने करने हैं? देखो यहां पर हमारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन 100 हो या चाहे 125 हो, क्योंकि यही होते हैं यूजुअली, या तो 100 क्वेश्चन होते हैं या 125 क्वेश्चन होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास टाइम बहुत होता है, ये मत सोच के चलना कभी भी, अगेन मैंने बोला ये डेली पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो कभी भी ये मत सोच के चलना कि हमारे पास टाइम नहीं होगा पेपर पढ़ने का, क्वेश्चन पढ़ने का, तो फटाफट से मार्क करते चलो क्वेश्चंस को। ऐसे नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। शुरुआत किससे करनी है हमने? शुरुआत हमने करनी है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर से। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर। Sorry, sir. Did I miss anything important? यू डिड, वेयर हैड यू गॉन? Sir, I am on the second floor now. I went downstairs and I फटाफट quickly came up. चलो कोई बात नहीं, अब आप क्लास के बाद देख लेना, अभी तो जो हो गया मिस वो हो गया। तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर अगर आपने देनी है, तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर में आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। मार्क का मतलब है, मेरा मतलब मार्क से ओएमआर में मार्क करने का है। ओएमआर में सिर्फ वही मार्क करेंगे जो आप श्योर शॉट कहते हैं कि मेरे को पक्का ही आता है, इसमें तो 1% का भी संदेह नहीं है कि मेरा ये गलत होएगा, श्योर शॉट वाले मार्क करोगे। अब पेपर में क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं हमारा इसी पड़ाव से डिपेंड करता है कि ये जो फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं ना हम, इसमें हमने क्या माइलस्टोन अचीव किया है। सपोज अगर 125 क्वेश्चन का पेपर है और हमने यहां पर श्योर शॉट वाले एवरेज ह्यूमन बीइंग मान के चलता हूं कि 80 to 90 कहीं बन रहे हैं, 80 to 90,
जो हम कहते हैं कि श्योर शॉट ठीक है, 80 मान लो चलो लोअर लेवल पे कि ठीक है, तो यानी कि हमको अभी भी कम से कम 30 क्वेश्चंस तो ऐसे चाहिए जो कि हम और अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 125 में मिनिमम भाई 110 तो अटेम्प्ट करोगे ही ना, उससे कम क्या अटेम्प्ट करोगे 125 वाले में भी, 110 भी नहीं अटेम्प्ट करे अगर, तो 110 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो जब आप 90 देखोगे तो फिर जो हमारी सेकंड रीडिंग है उसमें हम OMR में वो वाले पेपर्स क्वेश्चंस मार्क करेंगे जो हमको लगता है कि अराउंड 70 to 80% यही है। अब इसमें कौन से क्वेश्चंस फॉल करते हैं, पहली बात तो करते हैं सेक्शन बेस्ड वाले, कि बोला जाता है कि कौन से सेक्शन ऑफ एक्ट में क्या दिया हुआ है, वो वाले क्वेश्चंस यहां पर जो हैं वो फॉल करते हैं। ठीक है, जो हमको गलती से लग रहा होता है, उनका आइडिया नहीं लग रहा होता। या फिर कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें 2 प्रोबेबल आंसर्स लग रहे होते हैं, कि मुझे पता है यार मैंने पढ़ा है ये वाला, लेकिन ठीक मेरे को ए भी लग रहा है और ठीक मेरे को बी भी लग रहा है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम ये वाले OMR में मार्क करेंगे। माइंड यू, फर्स्ट पेपर में आग मत मचाना कि पहले ही पेपर में मैं क्वेश्चन पढ़ा और OMR में मार्क करता जाऊं माइंडलेसली। आता है नहीं आता मार्क करता जाऊं, पता लगे लास्ट में हम पहुंचे और 125 के 125 क्वेश्चन मार्क हो गए हमारे, और उसमें से 40 क्वेश्चन तो गलत हो गए, पेपर उड़ गया आपका, क्लियर नहीं होता। जहां पर आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए नहीं होता। तो पहले हम चलेंगे श्योर शॉट से 100%, कोई संदेह नहीं है। दूसरी रीडिंग में हम घुमाएंगे यहां पर 70-80% वाले। अब ये देखेंगे कि 70-80% के बाद हमारे पहले 80% थे, 80 क्वेश्चन थे 125 वाले में। मैं 125 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जुडिशरी के यूजुअली सभी पेपर में 125 आते होते हैं। एडीए का पैटर्न बिल्कुल अलग है, मैं वो अलग से बताऊंगा आपको। एडीए वाले में बिल्कुल एक बारी में बताऊंगा कि इसमें कितने करने हैं। तो सपोज हमने यहां पर 80 क्वेश्चंस पहले कर दिए थे और सपोज 20 से 25 क्वेश्चन और कर दिए हमने। अगेन 125 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पेपर की ही बात कर रहा हूं मैं, और हमने सपोज 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं और कर दिए यहां पर सॉल्व। तो 80 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो 105 क्वेश्चन हो गए हमारे, 105 क्वेश्चन टोटल, जो कि हमारे इतने हो गए। टाइम हमारे पास अभी भी बचेगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज व्हाट मैटर्स। 2 बारी पेपर की रीडिंग देने के बाद, और सेकंड रीडिंग में ना हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो हमने अटेम्प्ट नहीं करे हैं। कहीं रिवीजन करने लग जाओ और वो वाले भी पढ़ रहे हो जो आपने OMR में मार्क कर दिए, क्योंकि OMR एक बारी सर्कल हो गई, उसको दोबारा काटने पीटने की कोशिश मत करना। मान के चलो ये आपका बैड डेट हो गया, गलत हो गया। अब चलेंगे हम थर्ड रीडिंग के ऊपर अपने। मतलब 105 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं 125 में से, मतलब अब 5 से 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन आर एपिटीट ऑफ रिस्क, हमने कितना रिस्क लेना है, हम ये वाले अटेम्प्ट करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस कौन से वाले होंगे, जिनका हमें 50% और लेस ये आइडिया है, या तो कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में, या बिल्कुल ही धुंधला सा कुछ आइडिया है कि यार शायद जीके का कोई क्वेश्चन आ गया, शायद कहीं कुछ पढ़ा था, वो देखते हैं। तो ये बिल्कुल, इनको मैं बोलना चाहूंगा रिस्क बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जैसे कि नीलम ने जैसे बोला था, जहां पर भी सरोवर आ जाए क्या मार्क कर दो, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और जैसे मैंने और बताया था, चंडीगढ़ पर अगर हरियाणा और पंजाब में आया क्या मार्क कर दो, कि वो हमारी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि हम कितने श्योर शॉट है अपने बाकी क्वेश्चन के ऊपर कि हम इन क्वेश्चंस को करें आगे जाके, तो वो उनके ऊपर है। और 5-10 क्वेश्चन का रिस्क लेना चाहिए, हमें 5-10 क्वेश्चन का रिस्क लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं अब, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं, इसकी मैथमेटिक्स समझाता हूं नेगेटिव मार्किंग वाले की, कि जो बच्चे डरते हैं नेगेटिव मार्किंग वाले से, कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स में हमको रिस्क कैसे लेना है, क्या मैथ्स को दिमाग में रख के लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो मैथ्स है जो वही हमारी इनटू प्ले काम कर रही है ना, कि हमारे कितने सही होंगे और कितने गलत होंगे। तो ये मैं आपको इसके एडीए के वाले पैटर्न से समझाता हूँ। 3 बारी हमने देख लिया यहाँ पर जुडिशरी के पैटर्न से कि हमारे 125 क्वेश्चन पेपर वाले में
हमारे 110 से लेकर 115 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो कि बहुत है, ठीक है। 115, 116, 117 यहाँ तक कर दिया, बहुत है, कोई बात नहीं, इतना लालच भी नहीं करना हमने कि सारे कर देने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस वाला है उसमें डिफर करती है ये चीज, एडीए वाला फॉर एग्जांपल। इसमें मैं हर बच्चे को ये रिकमेंड करूंगा कि अब एक बात मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि जो एडीए है आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी? 70, 75, 80 मैक्स। मैं हायर रीजन पे लेकर चल रहा हूँ, 80 to 85 जाएगी आपकी कट ऑफ, 80 से 85 कट ऑफ जाएगी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा 80 से 85 जाएगी, आप पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लो जुडिशरी का, सर एक पिछली एक बार तो करके। 88 89 तक गई थी ना? यार 89 तो मेरे को लगता नहीं है कि जाएगी, इतनी भी 80, हाई लास्ट टाइम 85 गई 83 थी गई लास्ट। थी, लेकिन वो उस टाइम पे नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव नहीं नहीं थे। थी। नेगेटिव Yes, नहीं sir, थी तो वो negative बहुत नहीं बड़ा था। बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो नेगेटिव नहीं थी, बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं थी, राजस्थान वाला। कितनी गई थी कट ऑफ राजस्थान में, जो 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था? 72 कुछ गई थी, 70 72 कट ऑफ गई थी। 100 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम इसको माइलस्टोन नहीं ले सकते अपने एडीए के लिए, इसको माइलस्टोन नहीं ले सकते हम। उसके बाद सेकंड, मध्य प्रदेश में कितनी कट ऑफ गई थी, जो लास्ट पेपर हुआ है मध्य प्रदेश जुडिशरी का? 150 क्वेश्चन आते हैं, 123 या 4 सर? 125 कट ऑफ गई थी उस हाँ टाइम जी पर। सर, हाँ 125 गई थी। हरियाणा में कितनी कट ऑफ गई थी? 356 मानेंगे हम, 351 नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वो तो रो पिट के रिट के बाद हुआ था, पता नहीं हो ना हो। 356 कट ऑफ गई थी। दिल्ली में कितनी कट ऑफ गई थी? छप्पर फाड़ दिए थे दिल्ली ने, छप्पर। 128.75 आउट ऑफ 200, छप्पर फाड़ दिए थे, जिसे कहते हैं कि 128 तो मतलब ही नहीं है कि कभी भी चली जाए कट ऑफ। और उसके बाद और छप्पर किसने फाड़े? पंजाब ने। मतलब जो जितनी भी एकेडमीज थी वो ये बोल रही थी कि जिस बच्चे के 340 मार्क्स है ना, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दे। और कट ऑफ कितनी गई थी? 90 कुछ। 393.6, 393.6। तो ये जो मैं कट ऑफ 80 से 85 बोल रहा हूँ ना, ये मैं ट्रेंड देख के बोल रहा हूँ कि सर आउट बच्चे ऑफ कितनी गई थी? 393.6? आउट ऑफ 500, अच्छा। ठीक है। तो ये अगेन जैसा मैंने बोला, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पिछले पेपर्स के पैटर्न के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि बच्चे कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल को तो छोड़ दो एक बार को कि कितना आ रहा है, कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे 80 से 85। तो अगर 80 से 85 हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि इसकी कट ऑफ जाएगी, तो मैं जो रेकमेंड करता हूं, माय रिकमेंडेशन, कि मिनिमम हर बच्चा कितने क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा ही, वो है 90 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही आने हैं आपने, चाहे जितना मर्जी रिस्क लेना पड़ जाए। 90 से कम तो कोई भी नहीं करके आएगा। अब चलते हैं 90 के ऊपर, मैथमेटिक्स से समझते हैं इसको। 90 क्वेश्चन हमारे एक साइड हो गए, 10 क्वेश्चन एक साइड है। ऐसा मान के चलते हैं इन 10 क्वेश्चन के बारे में हमें रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या है। ठीक बात है, सारे हैं मेरे साथ यहाँ पर अभी तक? यस सर। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है मेरे को ये बताओ यहाँ पे आपके पेपर में। 1/4। तो अगर करेक्ट आंसर आपने दिया तो कितने नंबर मिलेंगे? 4। 1 नंबर। 4 मान के चलते हैं हम, ठीक है, 4। ओके। और अगर रॉन्ग देते हो तो कितने कटेंगे? 1 नंबर। 1। ये 90 क्वेश्चन तो हमने अटेम्प्ट कर दिए, इनका जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही आएगा। मान के चलो यहाँ पर हमारे 85 मार्क्स बन रहे हैं जैसे तैसे भी करके, कि हमारे सपोज 86 87 क्वेश्चन सही हो गए इसमें से, जो कि बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, बट चलो मान लो फिर भी एक बार को, और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमारे 85 मार्क्स बन रहे हैं। मतलब 85 तो हमारे बन रहे हैं। इन 10 क्वेश्चन को साइड कर दो, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं 10 क्वेश्चन की। इस 10 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। हम बोलते हैं कि 8 हमारे रॉन्ग हुए और 2 हमारे राइट हुए, क्योंकि इतनी तो कोई माड़ी किस्मत नहीं है ना कि 10 के 10 ही गलत कराएंगे हम।
तो 8 गलत मेरी भी है है। सर इतनी, मतलब मैं दो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर देती हूँ ना कि ये तो हो ही नहीं सकते, और 2 में से 50-50 में भी तुक्का लगाती हूँ तो गलत ही लगाती हूँ। चलो जनरल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 8 और 2 का हम हिसाब लेके चलते हैं कि किसी की भी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 के 10 गलत हो जाएंगे। बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ, बेयर मिनिमम के हमारे 8 गलत हुए और 2 सही हुए हैं। तो मेरे को ये बताओ इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारा। 8 रॉन्ग हुए हैं तो कितने नंबर कटेंगे? बराबर हो गए ना, हाँ, एक रॉन्ग तो एक मार्क्स कट गई और जो दो सही हुए एक मार्क्स कितने? 8 रॉन्ग हुए तो कितने नंबर कट रहे हैं? 8 नंबर जाएंगे, -8 हो रहे हैं, और 2 सही हो रहे हैं तो कितने कट रहे हैं? 8 मिल कितने रहे ऐड हो रहे हैं, सॉरी? हैं, 8। तो नेट रिजल्ट देखो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यानी कि जो ये 85 मार्क्स थे यही स्टैंड कर गए। अब ये तो मैंने बोला था कि अगर बहुत ही आपकी खराब किस्मत है तो ये है। अब मैं कह रहा हूं यहां से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी कि अगर इसमें से हमारा एक और सही हो गया, 7 रॉन्ग और 3 राइट, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में जाना शुरू हो चुका है। हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में जाना शुरू हो चुका है। इसके बाद जितने हमारे सही होते रहेंगे हमारे मार्क्स इस 85 में यहां पर पॉजिटिव के बेसिस पे ऐड ही होते रहेंगे। 85 में चाहे वो, अब इसमें कितने ऐड हुए हमारे, अगर यहां पर 8 गलत थे तो -7, और सही से अगर 3 सही हैं तो कितने, 12, 12 तो 5 नंबर ऐड हो गए आपके 85 में। और 5 नंबर ऐड हुए मतलब कम से कम आप 5000 स्टूडेंट्स से आगे आ चुके हो अपनी रैंकिंग में। मजाक नहीं कर रहा, उठा के देख लेना, 0.25 पर भी आप 500 बच्चे से आगे हो जाते हो। तो 5000 स्टूडेंट से आप आगे हो जाओगे अगर आपके 5 नंबर भी ऐड हो गए, यानी कि उन 10 क्वेश्चन में अगर आपकी इतनी सी भी अच्छी किस्मत निकल आई कि आपके 2 सही नहीं 3 सही हो गए क्वेश्चंस, तो इस करके जो मैंने रिकमेंडेशन दी थी यहां पर कि आप 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओगे, 90 के बाद मैं रिकमेंड करूंगा आप इस ईडीए के पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, 100 के 100 अटेम्प्ट मार के आओ, रिस्क लेके तो देखो एक बारी। 3 क्वेश्चन सही हुए, आपके 5 नंबर बढ़ रहे हैं, मैंने आपको नेट रिजल्ट समझा दिया यहां पर, इतनी मैथ्स ठीक है। क्लियर है किसी को इस चीज में डाउट? सर इसमें तो नहीं है, बट पीछे का पूछना था कि आपके अकॉर्डिंग कि हमें मार्क करते करते साथ के साथ ओएमआर में भरना है या इकट्ठे? बिल्कुल साथ के साथ भरना है, जो आपको शोर साथ शॉट ही सही लग करना रहा है वो है। साथ के साथ भरो ओएमआर में, क्यों वेट करनी है उसकी। अब उसका भी क्या होता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपने शोर शॉट बोला कि सर 70 क्वेश्चन ऐसे थे 100 में से जो हमारे शोर शॉट सही थे, यार 70 में से मान के चलो आपके 62 के आसपास ही सही होंगे, 8 क्वेश्चन तो इसमें भी लेके चलो कि गलत ही होंगे। वो कैसे गलत होंगे, आपने पढ़ने में गलती कर दी, क्वेश्चन को आपने गलती से, क्या हुआ, ABCDE दिया हुआ था, मार्क सी करना था, गलती से डी वाला गोला भर दिया। और होता है, ये होता है, कोई कोई इसमें ये मतलब शर्म वाली बात नहीं है कि ओ यार ये कैसे हो गया, मैं इतना सा भी नहीं कर पाया, होता है। तो जो आपके शोर शॉट है ना, जो हमने फर्स्ट रीडिंग में करे थे, उसमें से भी मान के चलो कि अगर 70 कर रहे हो तो 62 से लेके 65 ही सही होंगे, 5 एक क्वेश्चन तो उसमें भी गलत होंगे ही होंगे, कोई चांस नहीं है उसमें कि आप सारे के सारे सही करो। अगर वो सारे सही हो जाते तो हमको लास्ट में रिस्क लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम रिस्क ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर गलत हो रहे हैं। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है तो मेरे को ये बताओ बस बिल्कुल, अब 5-10 मिनट की बात और रहेगी कि क्वेश्चंस को कैसे देखना है हमने। क्लियर है यहां तक सारे, किसी का कोई डाउट नहीं? चले आगे। अब दूसरी चीज, आपके क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना, ऑप्शंस पढ़ने से पहले इस नॉट को मोटा मोटा एनसर्कल कर लेना हमने, इतना मोटा कि जब हम ऑप्शन पढ़े बाय डिफॉल्ट हमारी नजर उस नॉट पे जाए ही जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऑप्शंस इतने बड़े बड़े होते हैं कि 1 2 तीसरा ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हम भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन ने करेक्ट नहीं पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था।
और हम उसको उस हिसाब से गलत आंसर मार्क कराते हैं आते जाते हुए भी। तो जहां पर भी ये चीज हो, जहां पर आपसे पूछा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहां पे करेक्ट को इतना मोटा मोटा मार्क कर लेना। जहां पर भी ऐसे नेगेटिव एनोटेशंस दी हो, पॉजिटिव एनोटेशंस दी हो, हमने मार्क करना है वहां पर कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इससे आपको सीपीसी का कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ मार्क करवाया था वहां पर, इसी लाइन के ऊपर कुछ याद आ रहा है किसी को? सेक्शन 60 में कौन सी प्रॉपर्टी अटैचेबल नहीं सेक्शन है? 60 में मैंने कराया था, वहां पर पेपर बुक के ऊपर लिखो नॉट एप्लीकेबल, नॉट अटैचेबल, सॉरी। क्योंकि प्रोवाइजो पढ़ते पढ़ते हम ये तो भूल ही जाते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज नॉट अटैचेबल हैं। इसी करके वो मेंटेनेंस वाले में हमें हमेशा डाउट रहता है कि यार वहां पर तो लिखा हुआ है मेंटेनेंस में 1/3 फॉर मेंटेनेंस लिखा हुआ है, तो 1/3 तो अटैचेबल हुई ना, लेकिन वो होता है 1/3 नॉट अटैचेबल, 2/3 अटैचेबल होगी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसके अगला तीसरा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द ऑप्शंस। जैसे योगित ने एक बारी बोली थी, मेरे को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। पेपर में आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस ही समझ नहीं आ रहे, नीचे से पढ़ने शुरू करो, डी से शुरू कर दो। 95% ऑफ द टाइम्स आपको आंसर डी या सी ऑप्शन में ही मिल जाएगा। अब इसको ऐसे मत मार्क कर देना कि भी सर ने बोला था तो सी या डी मार्क कराएं, जहां समझ नहीं आया ठोका सी ठोका डी, ऐसे नहीं। लेकिन बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी यही होती है कि पहले के जो 2 ऑप्शंस होते हैं वो हमें गुमराह करने के लिए होते हैं। एक और चीज इसी चीज से एक और चीज याद आई। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, और इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है जिसमें दुनिया भर का ज्ञान पेल रखा है एग्जामिनर ने। इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया, बाकी सारे छोटे 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 छोटे। अगेन बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो बहुत बड़ा ऑप्शन है वो बेयर एक्ट की ही वर्डिंग है और वही आंसर है हमारा। यस सर, सर ये ज्यादातर होता है सर। देख लो, आई हैव वन ये सर मेरे affirmation साथ on हुआ है this। सर, ऐसा सेम होता है सर। जैसे मैं मतलब क्वेश्चंस कर रही थी अभी, एमसीक्यूज लगा रही थी, तो ये सबसे ज्यादा होता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो मार्क कर दो। क्यों होता है ये? क्योंकि भाई किसी ने इतनी मेहनत करी है अगर क्वेश्चन बनाने में और आंसर बनाने में, तो आंसर तो वही होगा ना जिसमें मेहनत डाली है उसने। जो ऑप्शंस गलत होंगे उसमें मेहनत डालेगा कभी कोई? कभी भी नहीं डालेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारा जो बड़ा वाला ऑप्शन है वही सही होता है, मेजॉरिटी। ये अगेन मैं आपको कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, कहीं पेपर का आप डब्बा गोल करके आ जाओ और बोलो ये क्या हो गया सर आपने बताया था। ये सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जहां पर हमें कुछ नहीं समझ आता क्या करना चाहिए यहां पर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अपना अपना चैट बॉक्स खोल के देखो। एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये किस किस का सही हुआ था? ईमानदारी से बताना किस किस का सही हुआ था ये। ठीक था मेरा सर। सही था। मैं मान के चल रहा हूं कि जिन जिन ने हाँ नहीं बोला या नहीं बोला उनका गलत था। अब ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कहता है मैक्सिम। तो भाई ये देखो, सबसे पहली बात कि इस ऑप्शन में जो एक वर्ड है वो कौन सा रिपीटेड है 3 बारी। ये देखो, सॉसी, सॉसियस और फिर सॉसियस। और ऑप्शंस में देख लो कि 3 बारी कहां पर रिपीटेड है ये वर्ड। तो पहले एक इस ऑप्शन में पार्टनर्स, पार्टनर, पार्टनर, 3 जगह पार्टनर, और एक दूसरे वाले में है। तीसरे वाले और चौथे वाला को तो हम ऐसे ही काट दें ऑप्शंस को, बात ही खत्म होगी। अब जंग रह जाती है ए और बी में, इसमें कौन सा करें? तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर, क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन के अंदर नॉन नेगेटिव वर्ड दिया हुआ, नेगेटिव, नॉन इज ए नेगेटिव वर्ड। मैं कहता हूं आपको नॉन एस्ट का मतलब नहीं पता, लेकिन इतना तो अंदाजा लगा सकते हो ना, नॉन एक नेगेटिव वर्ड है, नॉन रिन्यूएबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मतलब नॉट, नेगेटिव। तो यहां देख लो नेगेटिव कहां पर है। अ पार्टनर्स पार्टनर इज नॉट नेसेसरली माय पार्टनर। ये इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस, कि क्वेश्चंस को इस तरीके से एलिमिनेट करके ऑप्शंस लगाओ।
आपको ऑप्शंस नहीं समझ आ रहे, सबसे पहले एलिमिनेट करो कि भाई ए बी सी डी, सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि सी और डी तो हो ही नहीं सकते ऑप्शंस, इनको काटो और फिर देखो कि जंग किन में है ऑप्शंस में, इनमें जंग है तो जिताना किसको है हमको, फिर ऐसे से आप अपने वो करके लगाओ। अगले क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बेस्ड। सेक्शन पूछ लिया आपसे 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको नहीं याद आ रहा, क्या होएगा? इम्पॉसिबल, सॉरी। आप बहुत ज्यादा जोर डालने की कोशिश कर रहे हो, कौन सा आएगा कौन सा आएगा, नहीं याद आ रहा। सबसे पहले क्या कोशिश करोगे आप, जब मैंने आपको ये चीज बड़े बड़े चैप्टर्स में करवाई थी, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, चैप्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि वो कौन से चैप्टर में फॉल कर टाइम रहा पे है। तो ऐसा होता है कि आता हुआ भी नहीं याद आता सर सर। कुछ कंटिजेंसी से रिलेटेड याद आ रहा है मेरे को, इसके आगे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। देखो जैसे धीरे मेरे धीरे, को सिर्फ इम्पॉसिबल 37 इवेंट है, सेक्शन याद आ रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट इवेंट है ये। इम्पॉसिबल इवेंट है सर। इम्पॉसिबल इवेंट है। देखो धीरे धीरे याद आने लग गया ना, एकदम से नहीं याद आएगा, कोई बात नहीं। सर वो इसका आपने मैं एक वो गाना भी बताऊं, बताया था कि चांद तारे तोड़ लाऊं तो। इसका हाँ एक और ठीक है, निमोनिक्स बताऊं मैं? हाँ बताओ बताओ। 26 का और 36 का। एक आइडियल एज होती है शादी करने की, वो होती है 26, उसमें रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, और 36 में शादी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो 36 में ये। चलो ये देखो, ठीक है। 26 में क्या कहा इन्होंने? 26 में जो रिस्ट्रेंट रहता है मैरिज। 26 मैरिज करने की नॉर्मल एज है हमारे हिंदूज के हिसाब से, और 36 में शादी इम्पॉसिबल हो जाती है। मतलब जैसे बोलते नहीं है कि नहीं करी तो जो फिर वहाँ हुंता तेनू, हुन क्या बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं, हुंता तेनू रहंद खूंदी मिलनी है ना। तो जो इस करके एक पंजाबी की कहावत भी ऐसी करके है कि जब अगर कोई विचोला किसी बड़े उम्र के इंसान का रिश्ता कहीं और लेके जाए, तो क्या बोलते हैं उसको, भी मक्खन मलाइयां लोका करे ते रहंद खूंद साडे करे, सुना है? वो इसी के लिए ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि चैप्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सपोज आपको आईपीसी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, सीआरपीसी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आईपीसी का आपसे पूछ लेते हैं कि 123 सेक्शन क्या बोलता है। सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फिर इसके अलावा, एक तो ये चैप्टर वाला हो गया, सपोज सोगा का आ गया, हमसे कुछ पूछ लिया, छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं हमारे उनमें पूछ लिया, सपोज सोगा में ही पूछ लिया सेक्शन 37 क्या है, हमको नहीं याद आ रहा है, इसमें भी चैप्टर भी नहीं याद आ रहा क्या है, तो ऊपर के 2 सेक्शंस याद करने की कोशिश करो और नीचे के 2 सेक्शंस याद करने की कोशिश करो। हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि आप अगर आज इस क्लास के बाद भी ऐसा करने की कोशिश करोगे ना, रैंडमली किसी भी एक्ट का कोई भी सेक्शन उठा लेना जो आपने पढ़ा होएगा, जो आपको नहीं याद आ रहा, आप उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी याद करने की कोशिश करना कि वो सेक्शन बेयर एक्ट में अगर ऐसे हमारा बेयर एक्ट दिया हुआ है तो वो इस पेज पे है या इस पेज पे है, और अगर इस पेज पे है तो फ्रंट ऊपर टॉप पे है, मिडल में है कि नीचे है, आपको याद आ जाएगा। आप इतना तक याद कर लोगे कि अगर इस साइड पे है ना, राइट साइड के, तो आप बोलोगे ये लो पेज घुमा दिया मैंने दिमाग में अपना, अगले पेज से ये सेक्शन शुरू हो रहा है। फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज होती है हमारी, तो ऐसे याद आएंगे आपको सेक्शंस, ठीक है। फिर उसके अलावा लास्ट की 2 बातें, एलिमिनेशन मेथड, एक तो एलिमिनेशन मेथड और कैसे चलाएंगे हम, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा और कोई नहीं देगा। क्वेश्चन ये है हमारा, ऑफर मस्ट बी, ऑप्शंस हैं हमारे जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा, सर मैंने भी पूछा था। यार 1 मिनट में बोल रहा हूं, नहीं बोलेगा कोई, तीसरा इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, और चौथा पॉसिबल। ये क्वेश्चन आया हमारा, इस क्वेश्चन को हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करना है, तो हाँ जी मुस्कान बताओ, आप होते तो आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे इसमें? सर मैं फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूज सर हो, मैं ओके। स्पेसिफिक को मार्क करती हूँ। आप स्पेसिफिक को मार्क करोगे, ठीक बात है।
हाँ जी गीतू, आप होगे तो आप किसको करोगे? सर ऑफर कोई भी हो सकता है, जनरल भी और स्पेसिफिक भी, तो ये कंफ्यूजन है। और इनकैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, तो फिर बचा पॉसिबल मार्क्स। बिल्कुल, आंसर इसका पॉसिबल है। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड कि भाई ऑफर जो है क्या वो जनरल नहीं हो सकता, और अगर जनरल है तो क्या वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। सबसे बड़ा केस जनरल ऑफर का कौन सा केस है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, मोहरी बीबी, मोहरी बीबी नहीं, आपका वो कौन सा, लालमन शुक्ला गोविंदन। तो ऑफर तो जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये दोनों ही ऑप्शंस है हमारे। तो मतलब इन दोनों को तो सबसे पहले काट दो कि ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ऑप्शंस में लिख दी, दोनों ही आंसर हो सकते हैं हमारे, इसके करके ये दोनों ही आंसर नहीं है इसके। क्योंकि अगर आप OMR की इंस्ट्रक्शंस पढ़ो तो उसमें बहुत जगह पर चूज द करेक्ट आंसर लिखा होता है, या तो चूज द करेक्ट आंसर लिखा होता है। अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है? बेस्ट पॉसिबल आंसर। चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पर तो बेस्ट पॉसिबल हमारा यही पॉसिबल ही बन रहा है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा पॉसिबल बन रहा है ना। तो इस करके इस तरीके से एलिमिनेशन करो। हाँ जी शिवानी बोलो, अब बोलो। सर मतलब इनकेपेबल की जगह ऑल ऑफ दीज दिया होता तो ऑल ऑफ दीज लगाते सर। अगर सपोज 3 पॉसिबल दिया होता और चौथा ऑल ऑफ दीज, हाँ जी सर। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज लगाते फिर हम। ठीक। अच्छा एक और चीज, इन्होंने एक यही चीज और पूछ ली, चलो एक बढ़िया और चीज याद आई। क्वेश्चन आया कुछ भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो एंड सो वट एवर। ऑप्शन ए कुछ दिया हुआ है, बी कुछ दिया हुआ है, सी कुछ दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। आपने दो ऑप्शन पढ़े, श्योर शॉर्ट सही है, ए और सी सपोज, या ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है। तीसरे ऑप्शन के लिए आप स्केप्टिकल हो कि याद नहीं आ रहा वो ठीक है या नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव है। तीसरा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव चुप करके मार्क करो। पढ़ने का मतलब भी ये नहीं है कि आप हर केस में ऑल ऑफ द अबव भी मार्क कर दो। हाँ जी शिवानी। सर इसमें भी ये होता है ना कि जैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऑल ऑफ दीज कर दो तो ज्यादातर सही रहता है ना। ऐसे नहीं होता, यही मैंने बोला था, यही मैंने बोला है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आ रहा तो ऑल ऑफ द अबव कर दो, ऐसे नहीं होता। ये अगेन सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात हो रही है जहां पर हम रिस्क लेते हैं, जहां पर हम फंस जाते हैं। आते जाते क्वेश्चंस भी गलत मत कर देना। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर आपने दो ऑप्शन तो आपको सही लग रहे हैं, तीसरे के बारे में या तो याद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, वहां पर ऑल ऑफ द अबव मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ही जो मैंने बोला OMR में क्या लिखा होता है, क्या आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड का 20th पॉइंट पढ़ा? पॉइंट नंबर 20 क्या लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में हमारे, पढ़ा है किसी ने? वही वो किसी अनअटेम्प्टेड ने वाला। एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, या पेपर में जाके ही पढ़ोगे जब टाइम शुरू हो जाएगा 10 बजे? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। ये जो हम कूल बनते हैं ना बहुत ज्यादा कि उसी टाइम पर जाके पढ़ लेंगे, यही चीजें हैं जो हमें नीचे लगाती हैं, एक स्मार्ट चाइल्ड में और एक हार्ड वर्किंग चाइल्ड में, और हमारे में यही यस फर्क रह सर, जाता है। 0.25 मतलब मार्किंग कट होने वाला। बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट 20 जो था, अनअटेम्प्ट को भी मार्क करना है। यस, जो ई ऑप्शन है उसको हम अनअटेम्प्टेड मार्क करेंगे। अगर आप छोड़ आए उसको, क्वेश्चन को बिना कुछ भी अटेम्प्ट करे हुए, सो दैट मीन्स आपके -1 मार्क लग गया, अगर आपने कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया। क्लास के बाद सबसे पहले लोग कुछ करेंगे तो OMR की इंस्ट्रक्शंस को मार्क करेंगे। ठीक है, क्लास के बाद अगर कोई कुछ करेगा तो OMR की इंस्ट्रक्शंस को मार्क करेगा, कोई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, इसके सॉरी एडमिट कार्ड की, और पेपर में जाते ही सबसे पहले OMR की इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, कहीं गलती से कोई नई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई। ठीक है, क्लियर है?
लास्ट की 2 बातें, पेपर में जब जाओगे किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई डाउट्स नहीं पूछने। जितना मर्जी अच्छा फ्रेंड है, जितना मर्जी बड़ा दुश्मन है, कोई बात नहीं करनी किसी से हमने। कोई बोल दे आपको आगे पेपर से 1 दिन पहले क्या मेरा एक डाउट सॉल्व करेगा, क्या मेरा एक डाउट सॉल्व करेगी, मुंह फट होके बोलो नहीं करूंगा। आप नहीं चाहते कि वो बच्चा या बच्ची आपसे कोई डाउट पूछ ले ऐसा जिससे आपका मेंटल बैलेंस खराब हो जाए कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये कहां से पूछ रही है ये मेरे से। हो सकता है बिल्कुल बेकार डाउट पूछ रहा हो वो बंदा। किसी का कोई डाउट नहीं क्लियर करना, मेरे से पूछो, कोई डाउट है तो मेरे पास आओ। अगर आपका डाउट है तो अपने दोस्तों के डाउट्स लेके नहीं आने मेरे पास, क्योंकि वो तो हमने एंटरटेन ही नहीं करने हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, लेकिन पेपर में जब 1-2 दिन रह जाएंगे, 29 तारीख 28 तारीख, बंद कर दो बात करनी बच्चों से। बहुत बच्चों की टेंडेंसी यही होती है, फजूल के डाउट दूसरे से पूछते हैं और उनका दिमाग खराब करते हैं। तो नहीं पूछना, चाहे जितना मर्जी अच्छा फ्रेंड है हमारा। कोई डिस्कशन नहीं करनी किसी से। जितनी हमने ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडीज करनी थी अपने दोस्तों के साथ 28 तारीख तक 27 तारीख तक कर ली, बस खत्म। अपना भला देखना है, हर कोई एक सीट के पीछे है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी, वो आपको अपनी सीट नहीं देगा। तो सेल्फिश बन जाओ, बात करनी बंद कर दो। क्लियर है? ज्ञान खत्म हुआ यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये अनअटेम्प्ट छोड़ेंगे, जैसे ई मार्क करना लास्ट वाला ऑप्शन, तो वो -1 कट हो जाएगा हमारे उसमें से। अगर हम अगर उसको आपने अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना है तो ई ऑप्शन जो है उसको सर्कल करके आना है ओएमआर में। अगर उसको सर्कल करके आएंगे तो भी फिर -1 मार्किंग होगा उसके अंदर या वही नहीं, तो क्या बोल रहा हूँ ना, होगा? अगर आप ई ऑप्शन को एनसर्कल करके आओगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। लेकिन अगर कोई भी नहीं मार्क करके आओगे तो वो ऐसा मानेंगे कि आपने ऑप्शन गलत किया है, तो -1 तब करेंगे। ओके। ठीक है? हाँ जी, क्या क्या डाउट है? सर आई हैव डाउट इन बोथ ए एंड सी ऑप्शन क्वेश्चंस, ईदर और बोथ वाली कंफ्यूजन। क्या है? अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। सर इधर और बोथ वाली में मतलब इधर करना है या बोथ वाला करना है, इसमें डाउट रहता है। देखो अब या तो अगर कोई क्वेश्चन लाकर दोगे, एकदम से मेरे कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा, बट अगर या तो कोई क्वेश्चन लाकर दोगे तो मैं आपको एकदम से बताऊं, बट इधर या बोथ वाले में वहीं पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो आपसे यही पूछ लेते हैं, सेक्शन 21 का ऑफ सीपीसी की जो ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन है वो कब रेज करनी है, क्या बोलते हैं वो? पहला फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे देते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और दूसरा बोलते हैं वेयर देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। तीसरा ऑप्शन देते हैं ईदर ए और बी, और चौथा देते हैं बोथ ए एंड बी। तो बताओ क्या करोगे आप? तो इसमें बोथ वाला, बोथ ए एंड बी। क्यों बोथ किया आपने इसमें? क्यों रमन बोथ किया आपने इसमें? सर दोनों ही लिखे हुए हैं बुक में। बुक में दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है दोनों लिखे हो, लेकिन ऑप्शन हमारा आइदर हो। उसमें किस वर्ड से डिटरमिन करनी है कि बोथ होगा कि आइदर होगा? तो लैंग्वेज में और होना चाहिए। लैंग्वेज में अगर और दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन सी होगा आइदर। अगर लैंग्वेज में एंड दिया हुआ है यानी कि दोनों कंडीशंस साथ में सबसिस्ट करनी चाहिए, तो हम मार्क करेंगे एंड। अब ये देखो गीतू, क्या दिया हुआ है 21 में? और दिया हुआ है या एंड दिया हुआ है? और है सर शायद। गलत बोल रहे हो आप, तभी आपसे पूछा मैंने। एंड दिया हुआ है। तीन कंडीशन है वैसे, उसमें मैंने 2 ही लिखे हैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए। तो इसमें बोथ आएगा हमारा आंसर। ठीक है रमन, क्लियर है? हाँ जी सर। जहां पर दोनों कंडीशन साथ में सबसिस्ट करेंगी वहां पर बोथ आएगा, जहां पर आइदर ये कर दे या वो कर दे वहां पर ये आएगा। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी संदीप, आपका क्या है? आई हैव डाउट इन बोथ ए एंड सी ऑप्शन क्वेश्चन। हाँ जी हिमानी बोलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ असर्शन रीजन वाला जो होता है वो भी बता दो। अभी बताता हूँ असर्शन रीजन वाला। ठीक है, एक मेरे को कल ही एक
हाँ जी संदीप बोलो। सर जो जिन क्वेश्चंस में ए भी आंसर होता है और बी भी लिखा होता है, लेकिन सी भी लिखा होता है आंसर, लेकिन लास्ट में डी में ये लिखा होता है बोथ ए एंड सी, और डी में था नन ऑफ द अबव। तो उन क्वेश्चंस में सर किसको देखना चाहिए, बोथ ए एंड सी को मार्क कर देना चाहिए या फिर जो डी वाला है उसको मार्क कर देना चाहिए? नहीं, सी में क्या लिखा होता है, बोथ ए एंड बी, और डी में क्या लिखा होता है? डी में बोथ ए एंड सी लिखा होता है। डी में बोथ ए एंड सी लिखा होता है, ओके। और ए बी और ए सी बी सिंपल सी दिए डी होते हैं ऑप्शन दिए ऑप्शन। थे। तो वो तो हाँ जी यार सर। क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा ना, ऐसे इसमें तो मैं क्या बताऊं, ऐसे वो तो क्वेश्चन देख के पता लगेगा। वो तो जो आंसर होगा सर वही होगा ना उसमें तो। बिल्कुल, वो तो जो आंसर होगा उसका वही होगा, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। ठीक है, ओके सर। हिमानी वाला जो डाउट है वो थोड़ा सा बड़ा है, किसी का कोई छोटा डाउट है तो पूछो, असर्शन रीजन वाला बताता हूँ, नहीं तो मैं, अगर नहीं है किसी का तो नहीं। तो चलो एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करते हैं कि वो कैसे सॉल्व करना है। लिखो क्वेश्चन, पहला असर्शन लिखी हुई है आपकी, क्या लिखी हुई है, नथिंग इज एन ऑफेंस। सर ये जो रमन को डाउट था ना सर, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है, इधर और बोथ वाला। विच इज डन, इसके बाद ये कर दूं फिर कराते हैं आपको अलग से कराऊंगा ये वाला, ठीक है मुस्कान, क्लास के बाद आप रुक जाना। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये असर्शन दी हुई है हमें। रीजन क्या दिया हुआ है इसका, कहते हैं वेयर द एड ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी obtained, individual may do everything necessary to protect himself। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो स्टैंडर्ड ही होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं, पहला ए में क्या दिया होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड क्या बोलते हैं, ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक बात है, यही बोलते हैं। बी में क्या बोलते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आएगा सर। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक बात है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और चौथा क्या होता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है हिमानी। हाँ जी। ऑप्शंस तो स्टैंडर्ड है, म्यूट कर लो अपने आप को, ऑप्शंस तो स्टैंडर्ड है। पहले हम ये देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब हमारा ध्यान सबसे पहले आईपीसी में जाना चाहिए कि अगली कोई बात इन्होंने पक्का उसी चीज की करी होगी, आईपीसी वाली करी होगी। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, सेक्शंस 96 to 106 ऑफ द आईपीसी, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से रीजनिंग में। कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार तक दिया ना जान से, वो वाला भी ऑफेंस नहीं है। रीजन आप अपने आप से जवाब पूछो, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है हिमानी, क्यों नहीं है? बताओ हिमानी, क्यों किसी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मार दिया तो वो ऑफेंस नहीं है? क्योंकि सबको खुद को प्रोटेक्ट करने का तो है ही। पहली बात, सबको खुद को प्रोटेक्ट करने का तो राइट है ही है, बिल्कुल। एक और रीजन क्या है, सोसाइटल इंटरेस्ट। हाँ, सोसाइटल इंटरेस्ट आल्सो। सोसाइटल नहीं, सोसाइटल इंटरेस्ट तो कुछ आप किसी सोसाइटी में किसी बंदे की जान ले रहे हो, आप सोसाइटल इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा? सर मारने का तो है ही नहीं है ना, मार तो सकते नहीं हम किसी को, अगर डेथ कॉज अपने आप को सेव करने के लिए मारना पड़ेगा ही। एक मिनट योगित, एक मिनट क्या गीतू क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
सर मतलब जिसमें डेथ वाला पनिशेबल हो। यार ये क्यों इतना दिमाग लगाया आपने यहाँ पर, मेरे को ये बताओ। हिमानी 1 मिनट यार, म्यूट करो। क्यों इतना दिमाग लगाया यहाँ पर? क्या मैंने लिखा था यहाँ पर कि डेथ कॉज कर सकते हैं या एनी लॉस अदर देन डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ? क्या मैंने क्वेश्चन में कहीं पर लिखा? फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं। इतना दिमाग लगाना प्री वाले क्वेश्चंस में किस लिए? ये सिर्फ बोल रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज कॉज्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस में मैं वहां पर ये नापने बैठूंगा कि भाई मैं इसका दांत तोड़ूं या मैं इसकी हड्डी तोड़ूं या मैं इसको जान से मारूं? क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो आप, ये बताओ। प्राइवेट डिफेंस की बात करिए, जनरल रूल डेथ। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट में क्या बोल रहा था? पहला इंटरेस्ट हिमानी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने, तो आप करोगे। दूसरा इंटरेस्ट ये है कि भाई जहां पर सोसाइटी में से कोई, पब्लिक अथॉरिटीज में से कोई आपकी एड के लिए नहीं आ सकता, वहां पर क्या आप एक मूड स्पेक्टेटर बन के रह जाओगे? क्या वहां पर लॉ ये कहता है कि तुम एक कावर्ड बन जाओ? तो एक बहुत सुनहरी लाइन बोली हुई थी कि अ मैन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव हिज होम एट द मर्सी ऑफ अ बर्गलर। अगर कोई आपके घर में चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए आया है, तो लॉ ये नहीं कहता कि चुप करके बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के किसी कमरे में जाके बैठ जाओ। लॉ बोलता है सामना करो उसका डट के। तो रीजनिंग क्या हुई इसकी? कहते हैं वेयर द एड ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इंडिविजुअल मे डू एवरीथिंग नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन लग रही है हमको इसकी कि क्यों है इंटरेस्ट, क्यों दिया हुआ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसीलिए तो दिया हुआ है कि जहां पर हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता, वहां पर लॉ कहता है मैं तुम्हें इतनी पावर देता हूं कि जो मर्जी करो। तो इस रीजनिंग से क्या होना चाहिए इसका आंसर? अब बताओ मेरे को आप लोग। यही होगा ना? यही होगा, बिल्कुल यही होगा। ये वाला क्वेश्चन तो चलो थोड़ा सिंपलिसिटर में था, मतलब थोड़ा ठीक था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, फिर आप ऐसे करना कि मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, मेरे को आप अलग से मैसेज करना, फिर उसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सर इस जो बाकियों क्वेश्चन को, में भी सर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था कि जितनी ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा मतलब अच्छे से आने लगेंगे, क्योंकि सर मैंने सर लगाए थे तो शुरू में मेरे 20-30 क्वेश्चन से सर एक भी नहीं सही निकला था। फिर लगाते लगाते प्रैक्टिस हो गई और अब सही निकलने लग गए सर। लगाओगे मतलब? मतलब सर क्वेश्चन एमसीक्यूज करोगे जितने ज्यादा इस अच्छा टाइप हाँ, के। वो तो है ही है, बिल्कुल। सर ये जितने मेरे ज्यादा शुरू में तो 20-30 एक भी नहीं सही निकला था सर, मेरे को समझ ही नहीं आता था मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है ये। लेकिन फिर एक्सपीरियंस आता है तो सर फिर आने लगते हैं सही से। बिल्कुल, इसका ये तो सर बिल्कुल यही है सही सर। बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो पूछो। बस करें, खत्म करें क्लास।